हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेजिस्टेंस। हमने पीछे ओम्स लॉ में देखा, जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म आया था उसमें हमने देखा था जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो हमारा क्या निकल कर आया था, रेजिस्टेंस आर के बारे में निकल के आया था। अब उस आर रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे आप फुल स्पीड पे आप जा रहे हो और सामने से अगर एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो आप क्या होते हो भाई, आपका बैलेंस खराब होता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। या अगर आपने दूर से ही उस स्पीड ब्रेकर को देख लिया है तो आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो। तो यानी कि जो स्पीड ब्रेकर है उसने आपके जो नेचुरल फ्लो था, जो आपका मूवमेंट था, उसको क्या करा, उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, उसको क्या कर दिया, उसने रोक दिया। इसी तरह से अगर हम वायर्स के अंदर देखते हैं, वायर्स के अंदर आपको पता है क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। और करंट क्यों फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है चार्जेस के मूवमेंट की वजह से। तो जो आपका कंडक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कंडक्टर है सिर्फ कंडक्टर के अंदर ही करंट कंडक्ट हो सकता है, इंसुलेटर्स के अंदर करंट हमारा कंडक्ट नहीं हो सकता। तो कंडक्टर्स के अंदर भी कुछ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जो हमारे करंट के फ्लो को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और उन्हीं स्पीड ब्रेकर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो आपने देखा होगा रेजिस्टेंस का सिंबल हम बनाते हैं ऐसे। जैसे आपने देखा होगा रोड पे क्या होता है, ये स्पीड ब्रेकर्स भी ऐसे ही होते हैं। तो जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो करंट जब, अगर आपने देखा हो, अगर ये ऐसी वायर हो तो करंट इसमें से इजीली फ्लो कर जाएगा, इसके अंदर करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर करंट को इस पाथ के थ्रू फ्लो करना पड़ेगा तो पहले वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर मतलब उसको क्या आएगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, it is the obstruction to the flow of current। ये क्या होता है, करंट के फ्लो करने में जो रुकावट कंडक्टर के अंदर आती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, आपका रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमने अभी पीछे ओम्स लॉ में देखा था, हमारा V इज इक्वल टू आर आई, ये फॉर्मूला हमने डिराइव करा था, जहां पर R क्या आया था, हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आया था। तो रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो रुकावट करंट को मिलती है जब वो किसी कंडक्टर से फ्लो करता है। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसका जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है, भाई कंडक्टर्स के अंदर भी कई सारे तरीके के हमारे कंडक्टर्स होते हैं, तो उन कंडक्टर्स के अंदर भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग कंडक्टर्स का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करते हैं, इंसुलेटर्स आपको पता है कि वो करंट को फ्लो करने नहीं देते बिल्कुल अपने अंदर से, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। और कंडक्टर्स में भी अलग अलग कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी कि आपका नेचर ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। भाई रेजिस्टेंस आपका किस पर डिपेंड करा, नेचर ऑफ कंडक्टर पर। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट के बारे में। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो जॉर्ज साइमन ओम को ऑनर करते हुए उनके नाम पर ही दी जाती है, और उसकी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होती है, ओम। तो जो ओम साइंटिस्ट जो थे जॉर्ज साइमन ओम, उनको ही ऑनर करते हुए उनके नाम पर ही रेजिस्टेंस की यूनिट का क्या नाम दिया जाता है, ओम। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ऐसे। और सिंबल ऑफ ओम, ओम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है आपका, ऐसे। तो यानी कि अगर रेजिस्टेंस हम किसी वायर का बताते हैं 10 ओम, तो वायर का रेजिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, उस वायर का रेजिस्टेंस हम लिखेंगे 10 ओम। ठीक है, तो ये क्या है, उसका सिंबल है। और ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, आपकी ओम होती है। अब इसमें एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स
on which resistance of a conductor depends. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और थियोरेटिकल भी क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, दोनों टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स on which resistance of a कंडक्टर डिपेंड्स। तो किन किन फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और इस पे बहुत चांसेस होते हैं कि बोर्ड में रेजिस्टेंस के ऊपर आपका सवाल आए। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो आपका रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। सेकंड जो आता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। थर्ड आता है आपका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पर। अब इन चारों फैक्टर्स को हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस आपका इन चारों फैक्टर्स पर कैसे कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ पर। ये कहता है कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। सिंपल, यानी कि अगर हम लेंथ कंडक्टर की बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इससे हमारा एक रिजल्ट निकल कर आया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी वायर है तो ये जो आपका होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि आपकी अगर वायर मोटी होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और अगर वायर पतली होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के घटने से रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, और इस डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी आती है आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो एक फिजिकल कंडीशन है, और उस फिजिकल कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो उस टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा बढ़ता है। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करता हूं, क्योंकि जिन पे डायरेक्टली वो डिपेंड कर रहा है, मतलब ये आपकी दोनों क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिन पे वो डिपेंड कर रहा है मेनली। तो रेजिस्टेंस इज, इन दोनों को अगर मैं रिजल्ट्स को कंबाइन करता हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम ध्यान दें, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब हम जैसे हमने ओम्स लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था, इसमें भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और उसकी जगह इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब इसमें क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मल्टीप्लाई होगा,
और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है रो एल अपॉन ए। तो आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल कर आता है वो किसके बराबर आता है, रो एल बाई ए, जहां पर इस सिंबल को हम बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं रो, आर एच ओ, एंड व्हाट इज इट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रो क्या सिग्निफाई करता है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के आपका जो कंडक्टर है उसकी नेचर क्या है। तो रो की वैल्यू कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या करता है आपका, डिपेंड। तो रो को हम क्या बोलते हैं, रो इज योर रेजिस्टिविटी, रो इज योर रेजिस्टिविटी। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आता है वो फॉर्मूला निकल कर आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे वीडियो में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इस पे बहुत बनते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, तो इसमें आपको ध्यान देना है इसकी एसआई यूनिट के बारे में, ओम, ओम के सिंबल के बारे में, और किन किन फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला क्या आता है और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम ध्यान दें, एक बार दोबारा देखते हैं, रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। लेंथ के कम करने से, अगर हम लेंथ को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। इसी तरह से एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं एरिया को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर एरिया को घटाऊंगा या उसको अगर मैं एरिया को कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, बढ़ जाएगा। एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका रेजिस्टिविटी रो। ये आपका नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका कंडक्टर है। तो अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अलग अलग आपका क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी होती है। होप इस वीडियो में आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे आपके रेजिस्टेंसेस की ग्रुपिंग की, कि हम जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लगा सकते हैं, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए पे, कंसेप्चुअल भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो भी इस पे बन सकते हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं। होप भी आपको वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।